नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो राजधानी लाइव में सबसे पहले रुक करते हैं राजधानी दिल्ली का, जहां पर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली में 13 मई को एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। मुंडका की एक इमारत में आग लगी और 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। 27 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों की पहचान हो पाई है। पूरी दिल्ली और पूरा देश जानना चाहता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए जिम्मेदार कौन है। ऐसे कैसे हो जाता है कि इतना अवैध निर्माण हो जाता है और व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। इसके बावजूद कोई सवाल पूछने और कार्रवाई करने नहीं आता। उन्होंने कहा कि मुंडका की जिस इमारत में आग लगी वो लाल डोरा की एक्सटेंशन में जमीन थी। लाल डोरा की एक्सटेंशन में कोई भी व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की कानून के अनुसार अनुमति नहीं मिलती है। मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल गतिविधि कैसे चल रही थी और किसने इसकी अनुमति दी थी, जिसकी वजह से 27 लोगों की जान चली गई। इस सवाल का जवाब हर दिल्ली वाले के पास है कि वहां पर अवैध निर्माण किसने करवाया, वहां पर अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने की अनुमति किसने दी, क्योंकि पूरी दिल्ली में अवैध काम करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता और बीजेपी के पार्षद हैं। टेंशन में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि ये लाइसेंस मनीष लाकड़ा को कैसे मिला, जब कानून ये कहता है कि यहां पे किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी। तो फिर मनीष लाकड़ा को मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन कैसे मिली? मैं बताती हूं कैसे मिली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही काम है। एक काम है हर तरह से बचाना और हर तरह से समर्थन करना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं मनीष लाकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि साहिब सिंह वर्मा जी के चाचा के साथ वो कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। यहां पर मनीष लाकड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना हुआ है। तो यह स्पष्ट है कि गैर कानूनी तरीके से मुंडका की इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से मुंडका में जो इमारत थी उसको लेकर लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है और उसी बीच आतिशी ने अब काफी बातें क्लियर कर दी हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं मुंडका हादसे को लेकर लगातार कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे थे। यहाँ तक की बात करें जिस तरीके से मुंडका के अंदर जिस तरीके से एक इमारत के अंदर आग लगती है और उसके अंदर लगभग 27 लोगों की मौत हो जाती है और जिसमें अंदर अभी तक सिर्फ 8 लोगों की पहचान की जा चुकी है। मगर सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं इस तरीके की फैक्ट्री जो है वो दिल्ली के अंदर हर इलाके के अंदर है, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से इस फैक्ट्री के मालिक के ऊपर मनीष की बात करें, मनीष लाकड़ा की, तो जिसके ऊपर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस भी काम करती हुई नजर आ रही है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी एक्शन जारी है, एमसीडी की तरफ से भी एक्शन जारी है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की विधायक जो है आतिशी, उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाया कि मनीष लाकड़ा जो है वो भाजपा के नेता हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सबूत पेश किए तो उससे तो यही लगता है कि वो भाजपा के संग काम करते थे और भाजपा के लिए ही कहीं ना कहीं वो नेता के तौर पर जाने जाते थे। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतिशी की, तो आतिशी ने जिस तरीके से आरोप लगाया कि लाल डोरा एक्सटेंशन के अंदर ये इमारत किस तरीके से काम कर रही थी और इसके पास लाइसेंस कहां से मिला, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मगर यहाँ पर बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी के द्वारा भी कहीं ना कहीं इस तरीके की फैक्ट्रियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। और यहाँ तक कि कह सकते हैं मनीष लाकड़ा की बात करें तो मनीष लाकड़ा के ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। मगर एमसीडी की तरफ से जिस तरीके से कहा गया था कि 48 घंटों के अंदर एमसीडी जो है वो रिपोर्ट पेश करेगी, इसके अंदर एमसीडी विभाग के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं और आरोप के बाद में कहीं ना कहीं जांच का सिलसिला भी जारी है। मगर दिल्ली पुलिस की बात माने तो दिल्ली पुलिस अभी तक मनीष को लेकर कह सकते हैं घटना स्थल पर भी जा चुकी है और लगातार कहीं ना कहीं उनसे पूछताछ भी की जा चुकी है कि लाइसेंस उसके पास कहां से आया था, इस तरीके की फैक्ट्री चलाने के लिए लाइसेंस
कहाँ से मिला था, फायर एक्सटेंशन की जो एनओसी होनी चाहिए थी वो है कि नहीं है। मगर मनीष की तरफ से सिर्फ एक ही जवाब मिला है कि अग्नि के अंदर सारे डॉक्यूमेंट जो है वो राख हो चुके हैं। जी। हम्म, ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से अब ये कहा गया है, आतिशी ने ये साफ आरोप लगाया कि वो बीजेपी के नेता हैं और उनको जो लाइसेंस है वो बीजेपी ने प्रोवाइड किया था, क्योंकि पिछले 15 सालों से एमसीडी में काबिज है बीजेपी। तो सीधे सीधे इस पूरी घटनाओं का और 27 लोगों का जिम्मेदार बीजेपी को माना जाए क्या? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाया कि मनीष लाकड़ा जो है भाजपा के लिए काम करते थे, भाजपा के नेता है, और जिस तरीके से सबूत पेश किए गए तो उससे तो कहीं ना कहीं भाजपा की और निगम की मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से बात करें इस पूरे घटना के अंदर जिस तरीके से लाइसेंस कहाँ से मिला था मनीष लाकड़ा को, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जब तक जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि भाजपा अपने नेताओं को लाइसेंस देती है, तो सीधे सीधे कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला होता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं दिक्कतें भी जरूर है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लाइसेंस की, एनओसी जो है वो कहीं ना कहीं फायर विभाग की तरफ से मिलती है, तो उसके अंदर दिल्ली सरकार का रोल बनता है। तो दिल्ली सरकार भी कहीं ना कहीं कटघरे के अंदर खड़ी होती नजर आती है। मगर यहाँ पर बात करें इस पूरी घटना के अंदर जिस तरीके से इस तरीके की फैक्ट्रियां चल रही हैं और उसके अंदर 27 लोगों की मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जो है वो निगम की भी है, दिल्ली सरकार की है, दिल्ली पुलिस की भी है, जेई की भी है। और लगातार कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों को एक्शन लेना चाहिए था। मगर जब घटना हो जाती है उसके बाद में एक्शन लिया जाता है और उसके बाद में ही सारे काम किए जाते हैं। मगर जिस तरीके से लगातार इस तरीके की फैक्ट्रियां चल रही हैं, उनके ऊपर कब एक्शन होगा ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है, ना तो निगम की तरफ से ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से। मगर जिस तरीके से आतिशी ने कहा कि निगम के द्वारा कहीं ना कहीं अपने अपने नेताओं को लाइसेंस दिए जा रहे हैं, तो उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं निगम जो है यानी कि भाजपा जो है वो कटघरे के अंदर खड़ी होती नजर आ रही है। जी। हम्म, ठीक है। बीजेपी तो कटघरे के अंदर है ही। अब इसको लेकर बीजेपी ने क्या कोई जवाब दिया है अपना, जिस तरीके के आरोप उन पर लगे? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी के आतिशी के द्वारा भी कहीं ना कहीं इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल के द्वारा भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि दिल्ली के अंदर जितने भी अतिक्रमण हो रहे हैं या फिर कहें और भी जो घटनाएं हो रही हैं उसके जिम्मेवार भाजपा है, तो उनके लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा को घेरने की कोशिश की गई। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली प्रदेश जो भाजपा के अध्यक्ष है आदेश गुप्ता के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ चुकी है, निगम के 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। मगर इससे कहीं ना कहीं आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से भाजपा के द्वारा भी कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रही है, और यहाँ तक कि जो फायर की एनओसी है उसके लिए भाजपा जो है वो दिल्ली सरकार को घेर रही है, दिल्ली सरकार जो है लाइसेंस के लिए निगम को घेरती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर दोनों ही जिम्मेवार है और दोनों की तरफ से ही जांच होनी चाहिए थी। जी। हम्म, फिलहाल क्या जांच अभी कहाँ तक पहुंची है राजीव इस मामले की, क्योंकि इसमें जांच दिल्ली पुलिस कर रही है? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से निगम के द्वारा भी कहा गया था कि 48 घंटे के अंदर उनकी निगम की जो रिपोर्ट पेश की जाएगी, निगम ने अपनी जो रिपोर्ट जरूर पेश कर दी गई है। और यहाँ तक कि जो 3 अधिकारी जो निगम के हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हम उनके नाम बताना चाहेंगे कि लगातार कहीं ना कहीं कह सकते हैं इनके अंदर संदीप कौशिक है एक, जिनके ऊपर एक्शन लिया गया है। और यहाँ तक कि एस के शर्मा है जो इनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। यहाँ तक कि कह सकते हैं अधिकारी है बी आर मीना जी, इनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। तो निगम के द्वारा कहीं ना कहीं 3 लोगों पर जरूर कार्रवाई की गई है। मगर दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस लगातार मनीष लाकड़ा से सवाल पूछती हुई नजर आ रही है। यहाँ तक कि कल घटना स्थल पर मनीष को लेके भी गए थे कि कहाँ से रास्ता बना हुआ है, किस तरीके से इंतजाम किए गए थे, कितने लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते थे। ये सारे सवाल जो है दिल्ली पुलिस ने मनीष लाकड़ा से पूछने की कोशिश की। मगर यहाँ तक कि ये भी पूछने की कोशिश की कि उनके पास लाइसेंस था कि नहीं था, एनओसी थी कि नहीं थी। ये सवाल से कहीं ना कहीं मनीष जो है वो अपने आप को बचाते हुए नजर आए, और उन्होंने सिर्फ यही जानकारी दी कि अग्नि के अंदर जो जो भी डॉक्यूमेंट थे वो कहीं ना कहीं जल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उसका सबूत जो है उनके पास नहीं है अभी भी कोई सा भी। मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो अभी भी मनीष से पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। जी। हम्म, फिलहाल राजीव जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है, अभी तक क्या कुछ खुलासे मनीष ने किए? देखिए बिल्कुल सही कहा गया। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से मनीष की जो फैक्ट्री थी वो कहीं ना कहीं लाल डोरे के अंदर थी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है एमसीडी के ऊपर। मगर एमसीडी ने परमिशन कैसे दी उसको बनाने के लिए, उसके अंदर फैक्ट्री वर्क कैसे चल रहा था, यहाँ सबसे बड़े एमसीडी के ऊपर ही सवाल खड़ा होता है। मगर लाइसेंस कहाँ से मिला ये भी सबसे बड़ा सवाल एमसीडी से खड़ा होता है। मगर यहाँ पर बात करें फायर की एनओसी को लेकर, तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी कटघरे में आती है, और दिल्ली सरकार के जो वहां के विधायक है या फिर कहे नेता है
वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि तमाम जो सवाल है वो जरूर खड़े होते हैं, मगर यहाँ पर दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे इस तरीके की फैक्ट्रियां ठीक है। कितनी चल रही हैं और इस तरीके के अग्नि के अंदर इतने कांड हो जाते हैं, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से अभी भी जांच जारी है। मालिकों की बात करें तो मालिकों को अरेस्ट किया ठीक जा है चुका है, राजीव, बहुत फैक्ट्री शुक्रिया मालिक की आपका बात हमारे साथ करें या जुड़ने फिर के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की 23 किसान जथेबंदियों ने अपनी मांगों को लेकर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पक्का मोर्चा किसानों के द्वारा जाम लगाया गया। पंजाब सरकार ने किसानों के साथ कल भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई भी हल नहीं निकला, जिसके बाद एक बार फिर से 11 बजे किसानों की मुलाकात जो है वो हो सकती है। आपको बता दें कि किसान बिजली के मसले पर, बिजाई के समय पर और एमएसपी की गारंटी के ऊपर अपना धरना दे रहे हैं। धरने पर बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसानों का हक है कि वो धरना दें, पर किसी भी मुश्किल का हल बातचीत से ही निकलेगा। भगवंत मान ने कहा कि वो खुद एक किसान के बेटे हैं, वो सब जानते हैं कि आखिर कहां कहां किसान को नुकसान झेलना पड़ता है, इसलिए किसानों को उनकी बात सुननी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात पंजाब की कर रहे थे, जहां पर किसान जथेबंदियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि वो बिजली और पानी की जो कमी है उसकी वजह से परेशान है। इसी को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते हैं। देखो, गलबात का दौर जिहड़ा वो हमेशा खुला है, उन्होंने भी हक है कि वो जिहड़ा डेमोक्रेटिक राइट है उन्होंने धरना दे सकते हैं, पर वो मुद्दे जिहड़े ने वो दस देण। मैं तो अपने वालों बहुत वड्डा वातावरण प्रेमी होने के नाते धरती का पानी, हवा ते वातावरण बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने जिहड़े मुद्दे ने साडी सरकार वालों उन्होंने नाल अज भी गलबात की गई है, तो वो सानू दस देण ते मिल के गल कर लांगे। खास करके मिलना चाहते हो, कहंदे कि भगवंत मान किसानी ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਦੋਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ MSP ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ।
ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫਸਲ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੇ 20 ਮਈ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਐਨਆਰਆਈਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਘੱਟ करता, 1500 गवर्नमेंट भी दे रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए पंजाब में किसान जत्थेबंदियों की जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कारण भी उसका समझाएं, और उसके बाद मुख्यमंत्री से आज मुलाकात होने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, देखिए अगर हम बात करें तो सिनेरियो ये है कि एक लंबे समय से किसान अपने अलग अलग डिमांड्स को लेकर मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने डिमांड्स को लेकर बार बार मुख्यमंत्री और खुद बिजली मंत्री हरभजन नीतियो इन सबसे मुलाकात कर चुके हैं। आपको बता दें कि 10 तारीख को इससे पहले जो 23 किसान जत्थेबंदी थे, इनकी मुलाकात बिजली मंत्री हरभजन नीतियो से हुई थी। तब भी इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी थी, पर उस डिमांड्स का कोई असर नहीं हुआ था, या फिर हम कहेंगे सरकार के साथ सहमति नहीं बन पाई थी। तब किसानों ने ऐलान किया था कि 17 तारीख को वो चंडीगढ़ का कूच करेंगे, चंडीगढ़ में जाकर प्रदर्शन करेंगे। और उसी कड़ी में कल अगर हम कहें कि मोहाली से किसान जत्थेबंदियां चली, 23 किसान जत्थेबंदियां चली थी, और उन्हें जहां पे पंजाब पुलिस ने पंजाब चंडीगढ़ बॉर्डर या फिर हम कहें मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर पे रोक लिया, तब उन्होंने वहीं पर ही अपना पक्का धरना लगाना शुरू कर दिया। जैसे कि सिंघू और शंभू बॉर्डर पे हमें एक पक्का मोर्चा किसानों का धरना देखने को मिला था, तो वही चीज अब हमें चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पे देखने को मिल रही है। किसानों ने अब अपना पक्का मोर्चा वहां पे लगा दिया है, और उनकी तरफ से ये चीज कहा गया है कि हमें जब तक मुख्यमंत्री भगवत मान से आश्वासन नहीं मिलता, जब तक हमारी जो डिमांड है उन्हें कंसिडर नहीं किया जाता, जब तक उनके ऊपर कोई हमें फैसला नहीं मिलता, तब तक वो अपना ये धरना जारी रखेंगे। जो एक पक्का मोर्चा उनकी तरफ से लगा दिया गया है, यहीं पर ही चलता रहेगा। जगजीत डल्लेवाल ने कल खुद अनाउंस किया था स्टेज से कि हमारी बातचीत हुई थी, पर पहली स्टेज की बातचीत नहीं हो पाई, तो उसके बाद हमें जहां रोका गया वहीं पर बैठ गए हैं, और अब यहीं पर ही बैठकर अब लगातार अपना प्रदर्शन करेंगे। अब डिमांड्स की बात कर लेते हैं। मुस्कान, अगर डिमांड्स हम कंसिडर करें तो सबसे पहले तो चोनी की बिजाई को लेकर, कि जैसे कि आपने खुद मुख्यमंत्री से सुना कि मुख्यमंत्री ने 18 तारीख की डेट दी है, पर किसान चाहते हैं कि बिजाई की डेट 10 तारीख ही रखी जाए, कि जो डिले है वो ना किया जाए। दूसरा, मोटरों की वोल्टेज या पावर बढ़ाने को लेकर लगातार डिमांड चल रही है। और तीसरी जो अहम डिमांड में से एक है कि अगर हम कहें कि जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्योंकि फसल लगनी है, फसल के लिए पानी चाहिए, और पानी के लिए मोटर चाहिए, और मोटर के लिए हमें बिजली की जरूरत है किसानों को, पर कहीं ना कहीं पावर शॉर्टेज के चलते जो किसानों को दिक्कत आ रही है, तो उस चीज को लेकर लगातार कह रहे हैं कि एटलीस्ट किसानों को जो मोटरों के लिए बिजली जाती है वो अनइंटरप्टेड रहे, वो लगातार आती रहे। और जो फाइनल एक डिमांड है, जो इस बार चोने का अगर हम कहें झाड़ कम हुआ है, क्योंकि गर्मी हीट वेव ज्यादा होने का इस बार फसल में काफी नुकसान, या फिर हम कहें कि ग्रोथ कम हुई थी, तो उसके लिए 500 रुपए एक अगर हम कहें कि एक्स्ट्रा मुआवजे की मांग की जा रही है किसानों की तरफ से। तो ये कुछ डिमांड्स लेकर किसान जत्थेबंदी अब चंडीगढ़ के बॉर्डर पर बैठ चुकी है। पर मुख्यमंत्री की तरफ से तो सीधे तौर पर बयान दे रहे कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं, वो मेरे साथ आ सकते हैं। कल भी बात करने की कोशिश की गई थी, पर कल किसानों और सरकार के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ, तब बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि बाकायदा मुख्यमंत्री भगवत मान ने सुबह 10:30 बजे ही किसानों को न्योता दे दिया था कि वो आके उनसे मुलाकात करें, और 1 बजे तक वो अपने सरकारी निवास में बैठे हुए थे उनसे बात करने के लिए। पर 1 बजे जब उसके बाद उन्होंने किसी प्रोग्राम में आगे जाना, तब उसके बाद वो मूव हुए। पर सवाल ये था कि मुख्यमंत्री जब 1 बजे तक उनका इंतजार करे, तो पर किसानों की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा, तो एक बड़ी सवाल ये हो जाता है कि क्या शायद कॉर्पोरेशन में या कोई मिसकम्युनिकेशन का इशू रहा। वही आज फिर से जैसे हमें जानकारी मिल रही है कि 11 बजे का फिर समय मिला है। अब सवाल यह है कि क्या आज 11 बजे मीटिंग हो पाती है, और आज की मीटिंग में क्या कोई सहमति बनती है, ये एक बड़ा सवाल है। मीटिंग को लेकर, मुलाकात को लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है? क्या वो पंजाब सरकार से मुलाकात करना ही नहीं चाहते हैं? देखिए, किसान ये चीज क्लियर कर चुके हैं कि वो पंजाब सरकार से नहीं मुलाकात करना चाहते, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भगवत मान पे पूरा भरोसा है, क्योंकि वो एक किसान के बेटे लगातार उनकी तरफ से जितने भी आश्वासन दिए जा रहे हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। तब किसानों का सीधे तौर पे कहना है कि हमें मुख्यमंत्री से, चाहे मुख्यमंत्री हमें एक आश्वासन ही दे दें। देखिए, मुख्यमंत्री के फेस को लेकर भी किसानों में इतना भरोसा है कि अगर वो उसे अपनी तरफ से एक आश्वासन या एक ऐलान ही कर देते हैं, वो उसके ऊपर भी अपना धरना सस्पेंड करने के लिए तैयार है। पर वो किसी अधिकारी से नहीं मिलना चाहते, किसी अधिकारी से उनको अगर हम कहें कि संतुष्ट नहीं है, उनकी या तो मुख्यमंत्री से बात कराएं या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन उन्हें दिलाएं, तो वो उसमें सेटिस्फाई होंगे और अपना धरना खत्म कर देंगे। पर फिलहाल उनका धरना जारी है, और चंडीगढ़ को जो एंटर करने वाली एक मेन सड़क है मोहाली से, वो अब बंद हो चुकी है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो अगली अहम खबर की ओर रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण और प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन 20 और 21 मई को किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के कार्यालय द्वारा मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार प्रबोधन कार्यक्रम में वक्ताओं द्वारा नवनिर्वाचित विधायकों का मार्गदर्शन किया जाएगा। राज्य की 18वीं विधानसभा में निर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन 20 मई को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन और दोपहर के भोजन के बाद नवनिर्वाचित विधायकों का विधिवत प्रशिक्षण तिलक हॉल में आयोजित होगा। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर नवनिर्वाचित विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन जल्द ही होने जा रहा है। 20 और 21 मई का समय दिया गया है और इसी दौरान उनका प्रबोधन कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में उनको पूरे तरीके से प्रशिक्षित किया जाएगा। आपको बता दें कि 18वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन 20 मई को किया जाएगा, जिसमें तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के साथ साथ कई अन्य बड़ी हस्तियां भी मौजूद रहेंगी। बात विपक्ष की करें तो नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी इस दौरान उपस्थित रहेंगे। उद्घाटन और दोपहर के भोजन के बाद नवनिर्वाचित विधायकों का विधिवत तिलक हॉल में प्रशिक्षण उनका किया जाएगा और कार्यक्रम का आयोजन तिलक हॉल में किया जाएगा। और इस कार्यक्रम में अगर बात करें तो तमाम बड़ी हस्तियां मौजूद होंगी, जिसके बाद यहां पर कार्यक्रम किया जाएगा और विधायक जो हैं उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। उनको पूरे तरीके से प्रबोधन कार्यक्रम में उनको प्रबोधन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल विधायकों का प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी और तैयारियां? देखिए मुस्कान, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की 18वीं विधानसभा का पहला जो सत्र है उसको 23 मई से शुरू किया जाएगा और ये बजट सत्र 23 से शुरू कर 31 तक होगा। 26 तारीख को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश करेगी और इससे पहले कहीं ना कहीं ये जो बजट सत्र है वो बजट सत्र को पूरी तरह से डिजिटल करने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको लेकर 20 तारीख से एक विधायकों के लिए, मंत्रियों के लिए एक सत्र की शुरुआत होगी, जिसमें कहीं ना कहीं जो डिजिटल माध्यम से जो सत्र होगा उसकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। और इस मौके पर जो ओम बिरला है, लोकसभा के स्पीकर है, वो कहीं ना कहीं एक ऐप की लॉन्चिंग करेंगे और साथ ही साथ मौके पर तमाम मंत्री रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष होंगे सतीश महाना, इस तमाम लोग रहेंगे और ओम बिरला इसका कहीं ना कहीं उद्घाटन करेंगे। और प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग 20 से 21 तारीख 2 दिन का चलेगा, लगभग 2 दिन तक चलेगा और 2 दिन का चलने का इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे उनको बजट को जो बजट पेश होगा, क्योंकि ये पेपरलेस बजट होगा, पूरी तरह से डिजिटल होगा, इसमें इनको प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के जो 2.0 की सरकार है उसका ये पहला बजट होगा
और बजट सत्र की शुरुआत को लेकर पूरी तरह से डिजिटल लाने के लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है और इसकी शुरुआत 20 तारीख से होगी। और कहीं ना कहीं इस बजट सत्र में ट्रेनिंग देने के बाद 23 तारीख को जब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का राज्यपाल के अभिभाषण के साथ इसकी शुरुआत होगी, उस पे कहीं ना कहीं सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है। जितेंद्र, इस पूरे कार्यक्रम में खास क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, खास यही है कि पूरी तरह से 17वीं विधानसभा में भी डिजिटल रहा, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाया। अब की पूरी तरह से डिजिटल लाने के लिए पेपरलेस, कहीं भी पेपर का कोई काम नहीं होगा और पूरी तरह से बजट डिजिटल होगा। टैबों पर जो विधायक होंगे, मंत्री होंगे, वो कहीं ना कहीं टैब पे ही बजट सत्र को सुन सकेंगे, देख सकेंगे और कहीं ना कहीं उसमें टैब के माध्यम से ही पूरी बजट को पेश किया गया। और खास ये कि एक ऐप की लॉन्चिंग भी हो रही है और ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है, वो आएंगे, इसकी लॉन्चिंग करेंगे और कहीं ना कहीं इस मौके पर तमाम ये कह सकते हैं कि जो पार्टी के मंत्री हैं, विधायक हैं, विपक्ष के, वो सब कहीं ना कहीं इसमें मौजूद रहेंगे। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने मंत्रियों को, अपने विधायकों को ट्रेनिंग देने जा रही है। ठीक है, तैयारियां किस तरीके की है इसको लेकर और विपक्ष का क्या कुछ कहना है? देखिए, पेपरलेस बजट के लिए विपक्ष, पिछली बार विपक्ष ने भी पेपरलेस बजट में सहयोग किया था और पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं तैयारियां लगभग पूरी, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर तमाम जो इंतजाम होते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कर लिए गए हैं, पुलिस द्वारा कर लिए गए हैं और जल्दी इसकी शुरुआत अब 23 मई को जो बजट पेश होने वाला है उसको कहीं ना कहीं पेश करने के लिए योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेगी। ठीक है, विधानसभा में ये जो कार्यक्रम है इसमें तमाम बड़े लोग मौजूद होंगे, चाहे वो संसदीय कार्य मंत्री हो, विपक्ष में सपा अध्यक्ष हो, विपक्ष के नेता, या फिर मुख्यमंत्री और लोकसभा के से अध्यक्ष हों। ये तमाम जो लोग मौजूद होंगे, इनके साथ और कौन कौन लोग मौजूद होंगे? देखिए, सभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो होंगे ही, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और डिप्टी स्पीकर, सभी लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे और मंत्री भी मौजूद रहेंगे। और साफ तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है और जाहिर सी लगभग 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा का ये बजट होगा, जिसमें महिला सशक्तिकरण को लेकर हो, चाहे संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उन सब वादों को पूरा करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और सरकार इसी वादों को पूरा करने के लिए एक बजट लाने जा रही है और ये दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा और तैयारी लगभग सरकार की पूरी है। पूरी तरह से रोड मैप कहा जा सकता है कि तैयारी कर ली गई है किस किस मत के लिए या किस किस चीजों के लिए बजट पेश किया जाएगा। लगभग कितने करोड़ का ये बजट हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीट है, सबसे ज्यादा बजट होता है उत्तर प्रदेश का, और किस तरीके से इस बार बजट में किसको कितना दिया जाएगा, क्या कुछ अभी तक अहम जानकारी? अनुमानित माने तो 6 लाख करोड़ के आसपास का ये बजट पेश होगा और कहीं ना कहीं इसमें अलग अलग, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे तमाम और भी जो संकल्प पत्र में वादे किए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, उन सब के लिए बजट अलग अलग है। हालांकि अभी तक ये नहीं हुआ कि किसको कितना बजट दिया जाएगा। ये बजट पेश होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि कितने का लगभग बजट पेश किया है सरकार ने और किसको कितना दिया है। वो तो बजट पेश होने के दौरान ही पता चलता है। जब बजट पेश करें, संसदीय कार्य मंत्री करेंगे, तब कहीं ना कहीं बजट का पता चलेगा कि किसको कितना दिया गया है। जितेंद्र, कौन सा सेक्टर ऐसा है जो इस बार सरकार के लिए काफी अहमियत रखता है, जिसमें बजट को काफी ध्यान में रखा जाएगा? देखिए, 18वीं ये विधानसभा का सत्र होगा और जाहिर सी बात है इन सबको ध्यान में रखा गया है और सरकार ने पुनः वापसी करी है, तो जाहिर सी बात है चैलेंजिंग ज्यादा है और सरकार को अब इस बार बजट पेश करेगी, सभी तबकों को ख्याल रखना चाहेंगी और सरकार रखेगी, इसका भी ख्याल रखेगी। और जाहिर सी बात है कि 2024 में चुनाव है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो जाहिर सी बात है कि उसको चुनाव को देखते भी उत्तर प्रदेश आबादी के स्तर से बड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है कि सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा उनके सांसद जीत के जाएं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद उनके जीते, तो इस तरह की कोशिश पूरी रहेगी और उसको देखते हुए और जनता की मांग ये कह सकते हैं और संकल्प पत्र की बात, जो उन्होंने संकल्प पत्र में अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र है उसमें जो चीजें शामिल की, उन सब का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अगली अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। देश में महंगाई को लेकर जनता बेहाल है। जनता सरकार से महंगाई पर लगाम लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन न तो केंद्र सरकार महंगाई पर कुछ बोलने को तैयार है और न ही राज्य सरकार। दोनों सरकारें सत्ता बरकरार रखने के लिए देश में धर्म और जाति के मुद्दे में उलझाए हुए हैं। मुंबई में महंगाई को लेकर एनसीपी की तरफ से लगातार केंद्र के मंत्रियों को घेरने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने सैकड़ों महिला एनसीपी नेताओं द्वारा महंगाई के विरोध में गैस सिलेंडर और चूल्हा की अर्थी निकाली, जिसमें सुले ने बताया कि महंगाई डायन खाए जाता है, लेकिन केंद्र को हनुमान चालीसा पढ़ना है। सुप्रिया सुले ने कहा, इस सरकार के सत्ता में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से सारी चीजें महंगी हुई है। नींबू 15 रुपए का एक इस महंगे दाम से मिल रहा है। जब केंद्र और राज्य में हमारी सरकार थी तब 2013 में सिलेंडर 350 रुपए में आता था। तब माँ पिताजी से कहती कि तुम्हारी सरकार क्या काम कर रही है, इतनी महंगाई है। तब 2014 में केंद्र और राज्य दोनों में सरकार हार गई। अब सिलेंडर 1000 से ऊपर हो गया है और उस वक्त मोदी जी का नारा था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन अब मोदी सन्नाटे में चले गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, इसको लेकर एनसीपी की ओर से अब एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए पिछले दिनों एनसीपी ने मुंबई में भी और पुणे में भी महंगाई को लेकर आंदोलन किया था। हालांकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब आई थी उस दौरान भी उनके होटल के बाहर और कार्यक्रम के बाहर जो है आंदोलन किया गया था और यह मांग की गई थी कि वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने जब मनमोहन सरकार थी उस दौरान अगर महंगाई बढ़ती थी तो लगातार यह आंदोलन करती, लेकिन जब अब मोदी सरकार के राज्य में लगातार महंगाई बढ़ रही है तो उसको लेकर कहीं न कहीं एनसीपी आक्रामक है। लिहाजा एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने भी मुंबई में एक बड़ा आंदोलन किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर जिस तरह से गैस सिलेंडर और चूल्हा सहित तमाम महंगाई होने वाली सामानों को लेकर एक अर्थी निकाली और संदेश दिया कि किस तरह से महंगाई की मार से लोगों की स्थिति ऐसी बन गई है कि लोगों की अर्थी उठने की कगार पे है। तो जाहिर तौर पर यह महंगाई कहीं न कहीं लोगों की जेबें खाली करने का काम कर रही है। किस तरीके से ये प्रदर्शन अहम रहा और उसके बाद सरकार और विपक्ष का क्या कुछ इस पर कहना है? देखिए, सुप्रिया सुले ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार लगातार मांग कर रही है कि महंगाई पे केंद्र सरकार लगाम लगाए, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस महंगाई को लेकर किसी भी मुद्दे पर बात नहीं की जाती है। मोदी जी अपनी बात कहकर चले जाते हैं लेकिन महंगाई को लेकर चर्चा नहीं करते। मोदी जी ने पहले भी कहा था कि महंगाई और बेरोजगारी हम खत्म कर देंगे, लेकिन इस तरह की कोई बातें नहीं। तो इस तरह की लगातार आवाज उठने लगी है। हालांकि एनसीपी लगातार आंदोलन कर रही है और लगातार यह मांग कर रही है कि सरकार जो है महंगाई के ऊपर लगाम लगाए, अन्यथा स्थिति बेहद भयावह होने वाली है, जिसको लेकर लगातार सुप्रिया सुले ने एक के बाद एक जो है महंगाई को लेकर आंदोलन छेड़ दिया है। ठीक है, ये आंदोलन जो छेड़ा गया है महंगाई को लेकर, इसमें अब विपक्ष का क्या कुछ कहना है? क्योंकि बीजेपी सरकार वहां पर विपक्ष में है और लगातार जहां भी बीजेपी सत्ता में है वहां पर भी विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी पार्टी हो, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रखे हैं और अब महाराष्ट्र में भी विरोध प्रदर्शन। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए विपक्ष किसी भी मुद्दे को लेकर जवाब नहीं देती है। लिहाजा महंगाई को लेकर खासकर जब मीडिया तमाम केंद्रीय नेताओं से बातचीत करती है उस दौरान केंद्रीय नेता कोई भी महंगाई को लेकर अपनी बात नहीं रखता है, चाहे कोई भी रहे। अब ऐसे में महंगाई को लेकर लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, लोग बड़े संयम से इसका इंतजार कर रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार इस पर क्या अमल करेगी, कब महंगाई कम करेगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल के अलावा जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो लगातार महंगी होती जा रही है। गैस सिलेंडर के भाव बढ़ गए हैं, तो उसको लेकर कहीं न कहीं लोगों की जो हालत बेहद खस्ती हो गई है। इस लिहाज से सरकार में बने एनसीपी को एक बड़ा मुद्दा मिल रहा है। इस लिहाज से एनसीपी की तरफ से लगातार मुंबई के अलग अलग इलाकों में महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। सत्यप्रकाश, फिलहाल सुप्रिया सुले की ओर से क्या कोई चेतावनी सरकार को दी गई, केंद्र सरकार को?
बिल्कुल, देखिए सुप्रिया सुले का सीधे तौर पर कहना है कि अगर इसी तरह से महंगाई की मार रही तो सरकार जनता जो है आने वाले समय में सरकार को इसका करारा जवाब देगी। हालांकि सरकार इस पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है, एक बार भी बोलते नहीं है। खासकर उन्होंने मोदी को निशाना बनाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई को लेकर कोई चर्चा नहीं करते हैं, सिर्फ अपनी बातें रखकर चले जाते हैं। ऐसे में मोदी सरकार को इस पर जवाब देना ही होगा कि आखिर महंगाई कब कम हो। ठीक है सत्य प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला जयराम सरकार के गले की फांस बन गया है। चुनावी वर्ष में हुए पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में जयराम सरकार चौतरफा घिर गई है। विपक्ष के हमलों के बाद जयराम सरकार ने हिमाचल पुलिस भर्ती मामले की जांच सीबीआई से करवाने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मामले की सीबीआई जांच करवाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा लीक मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। अब तक जांच सीबीआई के पास जाती है, उस वक्त एसआईटी ही मामले की जांच को आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस लिखित परीक्षा लीक मामले में तार बाहरी राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें यूपी बिहार से लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बाहरी राज्यों से 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि मामले में कुल 73 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से 2 अभिभावक भी शामिल हैं। एसआईटी ने इन लोगों में 15 मोबाइल, 8.49 लाख नकदी और एक स्विफ्ट कार भी बरामद की है। जरा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से जयराम सरकार को अभी जो हाल ही में पेपर लीक हुआ उसके बाद जयराम सरकार पूरे तरीके से घिर गई है और हर ओर से उन पर निशाने साधे जा रहे हैं। अब इसी बीच सीबीआई इस मामले की जांच करने जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो पेपर लीक का जो मामला है ये जयराम सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है इस वक्त तक, क्योंकि जो विपक्षी दल है वो इसी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने जा रहे हैं। पिछले कल ही अगर आपको बताऊं तो यूथ कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में जो है क्रमिक हड़ताल जो शुरू की है। उनके मांग है कि जो सिटिंग जज है उनकी उसमें न्यायिक जांच इसकी की जाए। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के उपाध्यक्ष है रामलाल ठाकुर, वो आज ही इस मामले को लेकर एक प्रेस वार्ता करेंगे। आपको बताएं कि ये जो मामला है इसमें अब मुख्यमंत्री का कहना है कि ये मामला हिमाचल का नहीं रह गया है, इसमें दूसरे राज्य भी जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि ये जो गिरोह है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का माना जा रहा है कि ये पहले भी इस तरह की गड़बड़ियों में शामिल है। इसमें 3 लोग जो अहम हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनमें नेपाल के बॉर्डर मोताहारी बॉर्डर के पास से जो है चंद्रगुप्त नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका माना जा रहा है कि जिसने जो पेपर है वो मंडी तक पहुंचाए थे। दूसरा जो है वो बिहार से जो है अमन को एक गिरफ्तार किया गया है और उत्तर प्रदेश से शिव बहादुर को गिरफ्तार करके पुलिस हिमाचल ला रही है। तो आपको ये बताएं कि अभी तक जो ये अब हिमाचल में माना जा रहा था कि भर्ती ये जो लीक हुआ है पेपर,
अब ये जो है ये पूरे देश में से इसके तार जुड़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का इसमें हाथ माना जा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें जो खुद पुलिस विभाग की जो ये भर्ती थी, खुद पुलिस विभाग इसमें जांच ना करे, इसीलिए ये सीबीआई को जांच सौंपी गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं मान रहे हैं, या उनको भी पता है कि ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष बनाने जा रहा है। निश्चित तौर पे जो 1,87,000 जब इस परीक्षा के लिए आवेदन आए, उसमें से 75,000 के करीब लोगों ने इस परीक्षा को दिया था। तो निश्चित तौर पे युवा जो है प्रदेश का, वो बहुत इस वक्त मायूस है, और विपक्षी दल जो है इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाने के उसमें है, फिराक में है, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा फिलहाल हिमाचल के पास नहीं है। जिस तरीके से चुनावी वर्ष ये है और इसी बीच इस तरीके का भर्ती लीक होना, पेपर लीक होना, ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को भी दर्शाता है। और दूसरी ओर सरकार पर कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर सरकार जो है इसके लिए खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है चुनावी वर्ष में। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक लापरवाही है, बहुत बड़ा ये बहुत बड़ा इसको कांड माना जा रहा है। क्योंकि पुलिस की ये भर्ती अब बहुत अहम थी, 1334 पद इसमें भरे जाने थे, और इसमें पहले भी 2019 में भी एक बार इस तरह की कुछ गड़बड़ियां हुई थी, जिसके कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। ये दूसरी बार है कि इस तरह की गड़बड़ी सामने आई, और ये गड़बड़ी इतनी छोटी नहीं है कि इसको इग्नोर कर दिया जाए या इसको छोड़ दिया जाए। ये एक बहुत बड़ा मामला बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे प्रदेश के ही लोग शामिल नहीं। क्योंकि आपको बताएं कि हिमाचल के जो शिमला जिले के जो कुछ एक जो नेपाली है जो बगीचे में काम करता है, उसने तक ये परीक्षा दी थी, और उसके तक 72 नंबर आए थे। तो आपको बताएं कि ये जो परीक्षा थी एक तरह का मजाक बन गया है युवाओं के लिए, क्योंकि जिन्होंने तो पढ़ाई की, जिन्होंने इतना 6-6 घंटे मैदान में बिताए, लिखित परीक्षा के लिए बहुत अभ्यास किया, कोचिंग ली, वो तो बच्चे बाहर हो गए हैं। लेकिन जो बच्चे जिन्होंने 8-8 लाख में पेपर खरीदा, जिनको कुछ भी नहीं आता है, जो बिल्कुल बिल्कुल जो सामान्य ज्ञान होता है, बिल्कुल सरल सा, वो उसका तक तो उनको जानकारी नहीं है। तो ऐसे बच्चों ने जो परीक्षा में टॉप किया, तो ये निश्चित तौर पे जो युवा है वो अपने साथ इसको बड़ा भद्दा मजाक मान रहे हैं, और निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और जो कांग्रेस, ये जो प्रदेश की सरकार है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अभी तक इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है टीना जी? जी, आपको बताएं कि इसमें 73 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कुछ अभिभावक भी शामिल है। और आपको जैसे मैंने पहले भी बताया, बिहार से, पटना से, हालांकि पंजाब से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उनको जल्द ही हिमाचल लाया जा रहा है। इसके अलावा जो है जो मास्टरमाइंड है, जो आपको बताया कि जो ये 3 लोग हैं, इन तक पुलिस की जो एसआईटी है वो पहुंच चुकी थी। हालांकि बार बार आरोप विपक्ष ये लगा रहा था कि जिस विभाग में जो भर्ती है, उसी विभाग के जो अधिकारी है इसको जांच कर रहे हैं। एसआईटी जो पुलिस की जो एसआईटी है वो इसकी जांच कर रही है, जबकि इसमें बड़े जो अधिकारी है उनके संलिप्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी बात को मुख्यमंत्री ने माना और कहा कि हम भी चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, वो चाहे पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी हैं या अन्य कहीं जो भी इसमें कांड में शामिल है, वो सामने बेपर्दा होना चाहिए और सबके सामने दूध की दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इसीलिए हम इस जो मामले की जांच है वो सीबीआई को सौंप रहे हैं। हालांकि आपको बताऊं कि सीबीआई को पहले भी कई मामले यहाँ पे सौंपे गए। बहुत बड़ा गुड़िया कांड यहाँ पर हुआ था, उसकी जांच भी सीबीआई ने बहुत सालों तक चलाई, हालांकि उसमें कुछ निकल कर सामने नहीं आया। तो लोगों का ये भी मानना है कहीं ना कहीं कि सीबीआई को जांच तो सौंप दी गई है, लेकिन क्या इसमें जो सच में कल्प्रिट है, जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के जो शामिल है, क्या उन तक ये जांच की आंच पहुंच पाएगी? टीना जी, फिलहाल सीबीआई के लिए ये कहा गया है कि अब जांच इसकी सीबीआई करेगी। कब तक सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी? जी, मुख्यमंत्री ने पिछले कल ही कहा है कि ये प्रोसेस हम आज ही शुरू कर देंगे और उनको सौंपेंगे। अगर सीबीआई जब तक सीबीआई इसकी जांच का प्रोसेस जब तक पूरा होता है, जब तक वो जांच अपने पास लेती है, तब तक जो है एसआईटी इस मामले की जांच को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि जैसे ही सीबीआई के पास ये मामला चला जाएगा तो एसआईटी इस मामले में आगे जांच नहीं कर पाएगी। फिलहाल तो अगर आपको देखें तो फिलहाल एसआईटी का ये कहना है, जो एसआईटी के जो प्रमुख हैं उनका ये कहना है कि हमने फिलहाल मास्टरमाइंड तक हम लोग पहुंच चुके हैं और जल्द ही इसमें जो बड़े लोग हैं या कोई और लोग भी संलिप्त हैं, सबको बेनकाब किया जाएगा और सब तक पुलिस जल्द ही पहुंचेगी। हालांकि जो सीबीआई है वो अब जो आने वाले दिन है वो माना जा सकता है कि कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में जो सीबीआई है वो प्रदेश में आ जाएगी और वो अपने अधीन इसकी जांच लेगी। ठीक है, बच्चों का फिलहाल क्या कुछ कहना है, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो अधर में लटक गया है इस पेपर लीक होने से, बच्चे क्या कुछ कह रहे हैं?
जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त जो बच्चे हैं वो मायूस है। कई बच्चों का तो ये कहना था कि जो कल्प्रिट है उनको आप पकड़ लीजिए और जो इसमें परीक्षा का जो बाकी के जो परिणाम है उसको आने दीजिए। हालांकि सरकार इस बात से इनकार कर चुकी है कि ऐसा नहीं कर सकते। इसकी जो परीक्षा इसी माह के अंत में मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोबारा होगी। अभिभावक कह रहे हैं कि हम बार बार परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, आप बसों का किराया हम खर्चते हैं, उसके अलावा रहने और ठहरने का खर्चा हम वहन करते हैं, हम बार बार ये क्यों वहन करें, हमारी क्या इसमें गलती है। तो जो बच्चे हैं उनका भी ये कहना है कि हमने तो पेपर नहीं खरीदा, हमने तो अपनी मेहनत से इस पेपर को दिया है। तो ये पेपर बार बार अगर इसी तरह चलता रहेगा तो हम लोगों का जो करियर है उसके साथ एक भद्दा मजाक है। सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और परीक्षा को जो है जल्द से जल्द आयोजित करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो उनका कहना है कि हम ओवर एज हो जाएंगे, उसके बाद हम इस परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है टीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। चारधाम यात्रा की बदहाल व्यवस्था छोड़कर विदेश के दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का एक और बड़ा बयान सामने आया। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि चारधाम की यात्रा पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में चारधाम की यात्रा को सीमित किया जाएगा। हालांकि पिछले 2 साल बाद सही ढंग से शुरू हुई चारधाम की यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और उसी क्रम में जहां एक और राज्य सरकार की ओर से सभी व्यवस्थाएं और बड़े पैमाने पर चारधाम यात्रा को चलाने की तैयारी की जा रही है, वहीं विदेश दौरे से लौटे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सरकार चारधाम यात्रा की गति को धीमा करेगी। महाराज ने इस बयान से स्पष्ट हो गया है कि चारधाम में पर्याप्त व्यवस्थाएं मुकम्मल नहीं है। यही वजह है कि श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए कारण क्या है वो आपको पता ही है कि शरीर पर जब एक्सर्ट होता है, ब्लड प्रेशर किसी का हाई होता है, वो बातों को डिस्क्लोज नहीं करता है कि साहब मैं यात्री करने के लिए मैं स्वस्थ हूँ, मैं जा सकता हूँ। इस प्रकार से जब आदमी रिस्क लेता है तो कुछ दुष्परिणाम उसके सामने आते हैं। हमने सभी से आग्रह किया है कि आप सुरक्षित यात्रा कीजिए, स्वस्थ यात्रा कीजिए, अपने को जगह जगह डॉक्टर्स हमारे तैनात हैं वहाँ पर परीक्षण कराइए, और कोई शिकायत हमारे पास आती है, कोई आदमी एक्सटॉर्शन कर रहा है, हेलीकॉप्टर में ज़्यादा पैसा ले रहा है, फॉल्स बुकिंग कर रहा है, तो आप उसकी रिपोर्ट लॉन्च कराइए। मैंने सारे डीएमओ को सख्त आदेश दे दिया है कि तत्काल कार्रवाई करें और सख्ती बरतें, ये हमने कह दिया है। इसके साथ साथ रेट लिस्ट भी टंग रही है, तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कोऑपरेट करिए। निश्चित रूप में नीचे मैदानी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है और पहाड़ की तरफ लोगों ने रुख किया है, हमारा रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है, परंतु रजिस्ट्रेशन होने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक ही हम लोगों को जाने दें। उदाहरण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्करी, फिलहाल जिस तरीके से सतपाल महाराज ने ये तमाम जानकारी दी और एक नया ऐलान उन्होंने कर दिया है कि यात्रा को सीमित किया जाएगा, यात्रा किस तरीके से सीमित की जाएगी ये बताएं। देखिए मुस्कान, जिस तरह से विदेश दौरे से लौटे हैं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, तो एक से बढ़कर एक बयान सामने आ रहे हैं। हाल ही में जिस तरह से 34 मौतें
तीर्थ यात्रा के दौरान हो गई हैं, चारधाम यात्रा के दौरान हो गई हैं, तो उसको लेकर के अपने डिफेंसिव मोड में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के तहत व्यवस्थाओं का मुकम्मल ना होना पाया जा रहा है, क्योंकि जाहिर है उत्तराखंड जाना जाता है अपने पर्यटन के लिए, अपने तीर्थाटन के लिए, लेकिन मौजूदा जो हालात हैं वो काफी बदतर है, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हों या अगर हम बात करें जिस तरह से चारधाम यात्रा के जो तमाम रूट्स हैं उन पर यात्रियों के लिए शेल्टर होना चाहिए, तो शेल्टर भी बहुत ज्यादा नहीं बने हुए हैं। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, क्योंकि परसों कल तक जो है 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो पहुंच चुके हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ और जो तमाम धाम है, दोनों धाम है, चारों धाम है, उनमें जो है 5 लाख से ज्यादा जो है श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह से अगर हम बात करें सरकार की व्यवस्थाओं की, तो उनमें कहीं ना कहीं खामियां नजर आ रही हैं, क्योंकि जाहिर है ये तो पहले से ही तय था, क्योंकि 2 साल तक जो है चारधाम की यात्राओं को रोका गया था पेंडेमिक टाइम की वजह से, और अब जिस तरह से खुली हैं तो एक जो नई एक जो भारी उत्सुकता है और जो उत्साह है वो तीर्थ यात्रियों में देखा जा रहा था। लेकिन इस वक्त जो है प्रदेश के जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज, उनको ये भी समझना होगा तीर्थाटन और पर्यटन में एक बड़ा अंतर होता है। पर्यटन एक अलग चीज होती है और तीर्थाटन एक अलग चीज होती है। पर्यटन में जो है जो पर्यटक आते हैं वो एक तरह से बहुत भारी संख्या में एक साथ नहीं आते हैं, और तीर्थाटन में जो है एक पब्लिक जो है एकदम से टूट पड़ती है। तो इस तरह की तमाम जो चीजें हैं वो सामने आ रही हैं, जिसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि मैं तमाम जो तीर्थ यात्री हैं जो चारधाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उनसे उन्होंने आग्रह भी किया है कि वो अलग अलग धामों में जाएं। लेकिन जाहिर है जिसको केदारनाथ जाना है तो वो केदारनाथ जाएगा, जिसको बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ जाएगा। इस तरह की तमाम जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं सतपाल महाराज के जितने भी मंदिरों की कैपेसिटी है, जिसमें जितने श्रद्धालु आ सकते हैं उसके हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर जो श्रद्धालु हैं या जो तीर्थ यात्री हैं, अगर वो केदारनाथ जाना चाहते हैं, उनको अगर केदारनाथ जाने नहीं दिया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा वक्त रहते, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनको मायूसी का ये सबब उनके लिए होगा, क्योंकि बहुत वक्त से जो है 2 साल से जो है तमाम जो देश के अलग अलग कोनों से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, वो इंतजार में है कि वो कब बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे, कब वो तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये भी आ रही है मुस्कान की, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, मतलब अगर कोई हरिद्वार या ऋषिकेश आके अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो उसको 10 दिन बाद की डेट मिल रही है, 5 दिन बाद की डेट मिल रही है। ये जो गैप है 5 से 10 दिन का, इस गैप में उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जहाँ पे वो रह सकें, स्टे कर सकें। कोई होम स्टे की कोई ऐसी जो है सुविधा प्रदेश सरकार ने फिलहाल नहीं रखी हुई है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से सतपाल महाराज ने 2 टूक कहा था कि अगर उनको रजिस्ट्रेशन का टाइम मिल रहा है ज्यादा तो उनको खुद से व्यवस्था करनी पड़ेगी। मुस्कान, ठीक है अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।